दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल को फल राज्य के नाम से जाना जाता है और हमारे किसान बागवान भाई बहन निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे वो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। इस कार्य में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि आपकी समस्या है समशीतोष्ण फलों के परागकण के प्रबंधन से संबंधित, तो निसंदेह आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर के प्रामाणिक जी, जो कि अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला में कार्यरत हैं। तो सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और नमस्कार। समशीतोष्ण फलों के जो परागकण हैं उसके प्रबंधन से संबंधित हम जानकारी अपने जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि समशीतोष्ण फल कौन कौन से हैं और हिमाचल के कौन कौन से राज्यों में उनका ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप पूछा जी। पहले तो आप शीतोष्ण और समशीतोष्ण फल के बारे में पूछ रहे हैं। जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश तो सेब का राज्य के हिसाब से माना ही जाता है। बिल्कुल। तो इसमें फर्स्ट तो सेब का आता ही है। सेब के साथ साथ जैसे कि नाशपाती, फिर आपका गुठलीदार फल जो स्टोन फ्रूट्स बोलते हैं वो, फिर नट क्रॉप्स जो भी वालनट, पिस्ताचियो नट, हेजलनट, ये सब टेम्परेट फ्रूट्स में आ ही जाता है। बाकी कुछ फल जो आपका पहाड़ी क्षेत्र के नीचे वाला हिस्सा में भी आ जाता है, तो उसको भी हम समशीतोष्ण में इंक्लूड कर लेते हैं। जी। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे कि हिमाचल में जहाँ पर एक मेन सेब जहाँ उगाए जा रहा है वो तो शीतोष्ण फल में आ ही जाता है। तो उसके साथ साथ जैसे कीवी भी एक ऐसे फल है जो पहले भारतवर्ष में इसको बेंगलोर में लगाया गया था। जी। लेकिन वहाँ लगाने के बाद इसका कोई बर्ड बस्ट नहीं हो रहा था, मतलब फ्लावरिंग नहीं आ रहा था। जब फ्लावरिंग नहीं आएगा तो फ्रूट सेट कैसे होंगे। तो जब पता चला कि ये एक शीतोष्ण समशीतोष्ण फल में आता है कीवी फल, फिर उसके बेंगलोर से जब आके हमारे हिमाचल प्रदेश में लगाया गया शिमला में, तब इसको बर्ड बस्ट हो गया, फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ गया। जी। तो जैसे कि आपने परागकण के बारे में बताया, पॉलिनेशन के बारे में बताया, तो कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं पॉलिनेशन को, और जलवायु परिवर्तन इसमें कितनी अहम भूमिका निभाता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ लिया। जो पहले तो परागण को समझना चाहिए। बिल्कुल। ये पॉलिनेशन बहुत सारे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको भी समझ में नहीं आता है जी इसी टाइम में क्या करना चाहिए। फर्स्ट तो परागण बहुत जरूरी है, क्योंकि परागण से ही आपका फर्टिलाइज होंगे, उसके बाद ही आपका फ्रूट सेट होंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद फ्रूट के बाद अच्छा हेल्दी सीड भी प्रोड्यूस होंगे, अच्छा परागण होंगे। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, जब पराग जो उत्पादन करते हैं ना, ये एक मेल फ्लावर करते हैं। जी। तो मेल फ्लावर को आपको माने मेल जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो पराग पॉलिनेशन को पोलन जो है वो देते हैं। जी। तो वो पोलन जाके फिर फीमेल फ्लावर को, फीमेल पार्ट्स में जो फ्लावर में होते हैं उसको जाके फर्टिलाइज करते हैं। जी। तो पहले आपका ऑर्चर्ड में पॉलिनाइजर प्लांट्स, आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग को पॉलिनाइजर और पॉलिनेटर में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो पहले यही बता दीजिए कि इन दोनों का अर्थ क्या है। जी। देखिए, हम कोई भी ऑर्चर्ड में बोलते हैं जो पॉलिनाइजर इतना परसेंटेज, जैसे सेब का ही लीजिए, जे 30% पॉलिनाइजर प्लांट होना चाहिए। पॉलिनाइजर प्लांट ऐसे है जो कि पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट होंगे। ठीक है जी। तो वो पोलन जो होंगे वो जाके आपका जो फीमेल है जो किस्में उसको फर्टिलाइज करेंगे। जी। तो उसमें आपका बहुत अच्छा तरह उसका फ्रूट सेट होंगे, फिर फ्रूट साइज अच्छा होंगे, फिर आपका उसके अंदर जो सीड आगे जो सेक्सुअल प्रोपगेशन आप जब करेंगे वो सीड से आप मल्टीप्लाई करने के लिए अच्छा तरह होंगे। जी। तो पॉलिनाइजर प्लांट को इसी तरह होना चाहिए कि आपको 30% हम जो रिकमेंड करते हैं सेब का ऑर्चर्ड में 30% पॉलिनाइजर प्लांट होना चाहिए। जी। फिर क्या है, पॉलिनाइजर प्लांट लगा लिया आप, फिर आपका किस्में भी लगा लिया। जे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि गोल्डन डेलिशियस एक पॉलिनाइजर प्लांट है। जी। हम कोई भी डेलिशियस ग्रुप, जैसे सेब का आता है गोल्डन रेड डेलिशियस, आपका भंस डेलिशियस, रॉयल डेलिशियस, तो ये डेलिशियस ग्रुप के साथ इसको अच्छा तरह जो पॉलिनाइजर प्लांट पॉलिनेशन परागण कंप्लीट करता है। जी। लेकिन
इसके साथ आप गोल्डन डिलीशियस लगा लिया, दूसरा और भी कोई प्लांट लगा लिया, तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग, जो हम बोलते हैं एक ही टाइम में दोनों को फ्लावर ओपन होना चाहिए। उसके बाद फिर पोलन प्रोड्यूस, दोनों को ये जब पोलन प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल फ्लावर इसको रिसीव करेंगे, मतलब यहाँ से जाके वो होना चाहिए टाइमिंग्स। नहीं तो क्या होगा, आपका पॉलिनाइजर प्लांट पोलन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका जो किस्म है वो अभी तक फ्लावरिंग स्टेज में नहीं आया, फिर इसका कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए था कोई भी बागवान भाई बहनों को, ये वाला जो देख रहे हो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग, माने एक ही टाइम में दोनों पौधे खोलना चाहिए जो हम पॉलिनाइजर प्लांट कर रहा हो, क्योंकि परागण का आज का टॉपिक है, तो ये परागण का रिलेटेड है। अभी आप बोल पाएंगे जो एक फीमेल फ्लावर मतलब जो परागण दे रहा है मेल, हम मान के एक है जो पौधे में ऐसे पौधे हैं जो हम जो फूल है परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, उसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है जी। ठीक है जी। तो आप देखिए जो दोनों पार्ट है, क्योंकि बाकी एनिमल्स में देखेंगे मेल एनिमल्स फीमेल एनिमल्स जो है वो सब अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे जी दोनों का जब परफेक्ट फ्लावर में हम जब करते हैं जे एक दूसरा को, तब क्या करना पड़ता है, जो परफेक्ट फ्लावर में मेल फ्लावर पार्ट्स भी है फीमेल पार्ट्स भी है। कभी कभी हमको उसका मेल पार्ट्स को जब फीमेल पार्ट्स यूज करेंगे तो मेल पार्ट्स को हम इमस्कुलेट मतलब मेल पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं, वो ब्रीडिंग के लिए, मतलब वो अलग विषय आ जाएगा, लेकिन मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अभी आप बताएंगे जो मेल फ्लावर आ गया उसमें परागण हो रहा है, वो फीमेल फ्लावर के पास कैसे जाएगा जी। तभी आपको बोल रहा था ना पॉलिनाइजर और पॉलिनेटर। पॉलिनेटर होता है ये एक एजेंट जी, बायो जो एजेंट ये पोलन को लेकर फीमेल के पास जाएगा जी। आप आम तरफ से देखिए मधुमक्खी, हमारा खेतीबाड़ी में इसका जो भूमिका है ना, अहम भूमिका बहुत वो है, इसका रोल जो है, क्योंकि मधुमक्खी को हटा देंगे तो बहुत सारे पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, आपका उत्पादन बहुत कम घट जाता है जी। तो ये वाला चीज़ है। तो फर्स्ट तो थिंग मधुमक्खी, उसके बाद आप देखेंगे बम्बल बी, एक बड़ा मक्खी होता है जी जी। फिर हाउस फ्लाई जो घर में आम तरफ से जो मक्खी होता है वो होता है। तो इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे एजेंट, विंड जो है वो भी एक एजेंट का काम करता है जी जी। जो हवा जो चलता है ना जी जी। वो भी एक एजेंट का हिसाब से काम करते हैं। फिर आप देखेंगे इसी तरह बैट को जो चमगादड़ बोलते हैं, रात को जो उल्टा करके सिर, वो भी पॉलिनेशन में कोई जगह में काम करता है, ठीक है ना। फिर कोई लिजर्ड इसी तरह करता है, बाकी कोई ऑयल एनिमल्स जो एक जगह से दूसरा जगह जाता है कोई और भी क्रॉप के लिए, उसको भी पॉलिनेशन का रोल रहता है। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे और बताएंगे, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को बता दें ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अगर आपका कोई भी सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 28000177, और हमारा दूसरा नंबर है 28000178। STD कोड रहेगा 0177। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। और इससे पहले कि हमारे दर्शक और सवाल आपसे करें, जलवायु परिवर्तन का हमने कहा था कि कितना असर पड़ता है पॉलिनेशन पर, तो वो आप बता रहे थे, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है, जानवर किस हिसाब से करते हैं, और कौन कौन से माध्यम रहते हैं पॉलिनेशन के जी। हाँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं जी जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन में परागण का क्या है, आप सोचेंगे जे हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमारा एक फ्लावरिंग में आएंगे, तो उसके टाइम में आप और भी काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली आपका टेम्परेचर राइज हो गया, आप देखोगे कि फरवरी एंड में ही आपका फ्लावरिंग शुरू हो गया जी। तो ये वाला एक जलवायु परिवर्तन का जो है जे आगे पीछे सडन टेम्परेचर डाउन हो गया, तो आपका जो फ्लावरिंग का टाइम वो पीछे हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब फ्लावरिंग के टाइम में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर आपका घट गया जी, तो आपका उसी टाइम में जो टेम्परेचर ठंड हो जाए, जैसे हम लोग ठंड हो जाता है क्या करते हैं, घर में घुस जाता है, बारिश हो जाता है, ओला वृष्टि हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, लेकिन मधुमक्खी भी उसका जो होता है बी हाइव में वो चला जाता है, तो मधुमक्खी नहीं होंगे तो फिर परागण कंप्लीट नहीं होता है बिल्कुल। तो ये सब समस्या आ जाता है। जैसे
पाला में इतना ठंड जम जाता है, फिर उसी टाइम में भी जो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो भी काम कम कर सकता है। तो इसी तरह आप देखेंगे जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस भी ये कम होते जा रहा है। इसलिए जो परफेक्ट पॉलिनेशन सब जगह में नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कोई जगह में जो सीड जो फ्रूट जो होते हैं ना डिफॉर्म्ड होता है, जो वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एक लक्षण जो हम देखते हैं। फिर होता है जी उसके अंदर जो आप सीड देखोगे, सीड कभी कम हो जाता है बा वो सीड वायबल ठीक से नहीं होता है। जो हम सोचेंगे जो 8 सीड आप उगा दिया तो 8 सीड से 8 पौधे बन जाएगा, नहीं होता है वायबल। तो ये सब इम्प्रॉपर पॉलिनेशन जो परागण कंप्लीट नहीं होने से ये सब चीज़ आता है, वो आता है आजकल जो जलवायु परिवर्तन का बात कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है फिर भी तो हमको खेतीबाड़ी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए वो एक है जो हम जो किसान भाई बहनों को ये सजेस्ट करेंगे जो कभी कभी होता है आपका मेन, देखिए मैं पहले भी बोला परागण के लिए मेल फ्लावर का रोल और फीमेल फ्लावर दोनों जो फूल का रोल बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ देखना पड़ेगा जो मेन होता है जो फीमेल पार्ट्स, जो स्टिग्मा जो एक टेक्निकल टर्म मैं यूज कर रहा हूँ फूलों में होता है, वो रिसेप्टिव कब तक है, मतलब ये जो पोलन जो छोड़ेंगे परागण के लिए वो जाके उसमें फीमेल पार्ट्स जो है वो रिसेप्टिव होना चाहिए। कब तक वो रहेंगे, वो ज़्यादा तक रहेंगे। आपका टेम्परेचर 2 दिन के लिए डाउन रहेगा, उसके बाद जैसे टेम्परेचर हो गया परागण खिलने लगा, लेकिन ये रिसेप्टिविटी होना चाहिए फीमेल पार्ट्स की तरफ से जी। अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा तो फिर परागण कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम बोलते हैं जो फीमेल पार्ट्स को रिसेप्टिव रखने के लिए कभी कभी हार्मोन का स्प्रे करना पड़ता है जी। आप देखा होगा ह्यूमन बीइंग में भी जो मेल व फीमेल में कोई प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर कुछ ना कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट करके उसको रेक्टिफाई करने के लिए, तो फीमेल में भी हम ये फ्लावर्स में भी हम चाहेंगे जो कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसमें इसी तरह प्रॉब्लम होता है। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड 2 ppm 2 पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, मतलब 2 मिलीग्राम एक लीटर पानी में उसको वो करके उसको छिड़काव करेंगे तो इसको रिसेप्टिविटी बढ़ जाता है। एक तो ये वाला हो गया। बाकी जैसे आपका फूल फ्लावरिंग स्टेज में है फिर भी परागण कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि पॉलिनाइजर से आपका नहीं होता है, तो कुछ हार्मोन जैसे कि प्लानोफिक्स बा प्रोमैलिन इसी तरह हार्मोन का भी स्प्रे 50% पॉलिनेशन के फ्लावरिंग के बाद हम बोलते हैं जो आप स्प्रे करेंगे तो आपका फ्रूट जो है फ्रूटिंग का वो परसेंटेज बढ़ जाता है, मतलब फ्रूट सेट बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स ये वाला बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका ओलावृष्टि हो रहा है तो ओलावृष्टि में कभी कभी बोरिक एसिड का भी हम बोलते हैं, लोग करते हैं जो आजकल फार्मर्स, लेकिन मिक्स करके करते हैं। कभी कभी इसी तरह जो जलवायु परिवर्तन के लिए जब प्रॉब्लम होता है तो बोरिक एसिड का भी बहुत अच्छा रोल होता है ये जो परागण के लिए आपका फीमेल फ्लावर्स का रिसेप्टिविटी के लिए इसी तरह रोल होता है। जी, आप एक बुके फ्लावर्स का रखने का वो भी कुछ समझा रहे थे काफ़ी समय पहले, तो उसका क्या रोल रहता है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल पूछ लिया। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ मिड टर्म करेक्शन मतलब आपका ऑर्चर्ड में आप पौधे लगा दिया, आपको पता नहीं था जो पॉलिनाइजर प्लांट लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन जब आपको फ्लावरिंग आ रहा है तब तो आपको पता चल रहा है अरे मैं तो पॉलिनाइजर प्लांट लगाने पॉलिनाइजर प्लांट मतलब जो पोलन छोड़ेगा जो प्लांट से आपका पॉलिनेशन परागण कंप्लीट होगा वो तो नहीं रखा। तो क्या करेंगे? एक तो होता है जो आपका जो पौधे है जो किस्में है उसमें कोई भी ब्रांच में आप पॉलिनाइजर प्लांट को ग्राफ्ट कर लीजिए, कलम कर दीजिए। आपको और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा जब कलम कर रहा है जो हमको जो किस्में ये जब फ्लावरिंग में देंगे ये पॉलिनाइजर प्लांट भी उसी टाइम में फ्लावरिंग में आना चाहिए। तो वो देख के कौन से वाला किस्में करेंगे कि कुछ हमारा मेलास बकाटा जो क्रैब सेब का बोल सोचेंगे तो क्रैब एप्पल्स भी आता है, तो वो उसको क्रैब एप्पल्स को भी आप कलम के द्वारा आपका जो वैरायटी है वो वैरायटी में आपको ब्रांच में आप कर सकते हैं। एक तो ये वाला। दूसरा हो गया जी आप वो वाला तो कलम नहीं किया लेकिन आपका फ्लावरिंग आ गया किस्में में और उसके साथ आपका जो पॉलिनाइजर प्लांट नहीं है तो वो कोई जगह
कि दूसरा ऑर्चर्ड में पॉलिनेटर प्लांट फ्लावरिंग में आ गया, वहाँ से आप जैसे हम बुके बनाते हैं ना, तो इसी तरह गुच्छा में उसका ब्रांचेस काट के, फ्लावरिंग ब्रांचेस फ्लावर करके आप टैनिया में पानी के साथ, पानी में थोड़ा शुगर और नमक का छिटका वो भी चिमटा करके हाथ से वो भी घोल के बनेंगे, तो वो भी ज़्यादा दिन वो बुके रह जाएगा, तो वो लगा देंगे तो मधुमक्खी आके फिर इसको पॉलिनेशन कंप्लीट करेंगे। कभी कभी हवा से होंगे, हाउस फ्लाई, बम्बल बी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट होते हैं तो वो कंप्लीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बुके पॉलिनेशन। और एक तरीका है जो कोई जगह से पोलन ले आके उसको फिर आपका ब्रश से बा कॉटन से, इसी तरह बा स्प्रे, पोलन जो स्प्रे होता है, स्प्रे पाम से आप स्प्रे करके भी पॉलिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अब कोई फोन कॉल आ रहा है जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ये है लाइव फोन इन कार्यक्रम, और अगर आपका कोई भी सवाल है समशीतोष्ण फलों के परागकण प्रबंधन से संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 28000177, दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178 और STD कोड रहेगा 0177। तो हमें है आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार, देर मत कीजिए। फ़िलहाल बहुत से इन्फॉर्मेशन हैं के प्रमाणिक जी के पास, और सिलसिला शुरू करते हैं इनसे ये जानकारी लेने का। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई इंटरक्रॉपिंग करते हैं, बहुत से हमारे बागवान हैं, तो उसका परागकण जो होता है उस पर किस तरह का असर पड़ता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल आप पूछ लिया। देखिए, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था जी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जो मधुमक्खी आप देखोगे जो पीला वाला फ्लावर होते हैं बा ब्लू वाला जो नीला वाला फ्लावर होते हैं, वो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं। फिर दूसरा आप वो देखेंगे आपका जानवर, जैसे कि बैट, जो आप चमगादड़ आप बोल रहा था, वो व्हाइट फ्लावर एक्चुअली रात को खिलता है, तो व्हाइट फ्लावर के उसको नाइट में व्हाइट चीज दिखाई देते हैं, बाकी फ्लावर को देखा नहीं आई विजन के लिए, तो वो व्हाइट फ्लावर जो आता है तो उसको वो परागण कंप्लीट करते हैं। बाकी कुछ एजेंट है जो कि आपका ऑरेंज बा रेड कलर जो भी फ्लावर है उसमें अट्रैक्ट करता है, जैसे बटरफ्लाई। जी आप देखोगे बटरफ्लाई का मैं एग्जांपल दिया, जो अनार बटरफ्लाई, आजकल अनार भी आपका शीतोष्ण फलों में आ रहा है, क्योंकि रशियन टाइप बट टेम्परेट अनार भी उसका किस्में भी उपलब्ध है, उसके ऊपर शोध कार्य हमारे पास चल रहा है। तो फ्यूचर में ये अनार अच्छा चलेगा, रशियन टाइप अनार, तो आप देखोगे सेब के साथ साथ अनार भी लोग उगा सकते हैं ऊंचाई वाला क्षेत्रों में। जी। अनार तो जनरली प्लेन्स का क्रॉप है, लेकिन ये जो रशियन टाइप बट टेम्परेट अनार है, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए कामयाब हो जाएगा, उसके ऊपर भी शोध कार्य चल रहा है। तो आपको जो बोल रहे हैं जैसे अनार बटरफ्लाई, अनार जो फूल होते हैं लाल कलर का होता है, आप देखा, तो ये अनार बटरफ्लाई लाल फ्लावर में बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जो जहाँ पर आप परागण का सवाल आप पूछा, जैसे कि मैं बोला मधुमक्खी आप देखोगे जो पीला वाला कलर और नीला वाला जो फूल का कलर, वो जब आपके ऑर्चर्ड में होता है तो उसमें अट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्लावरिंग का टाइम, जैसे कि आप सेब का फ्लावरिंग आ रहा है और उसके साथ साथ सरसों का फ्लावरिंग भी आ रहा है नीचे, तो क्या होगा, मधुमक्खी सरसों का फ्लावर में अट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा, फिर आपका ये वाला जो पॉलिनेशन एप्पल का हैम्पर होगा। तो आप इंटरक्रॉपिंग लेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जी, वो वाला इंटरक्रॉपिंग में फ्लावरिंग आने के पहले इधर उसको आप ले लीजिए क्रॉप, मेन क्रॉप में फ्लावरिंग आने के पहले, बा उसी टाइम में उसको आप काटना पड़ेगा। ये ध्यान रख के आपको क्रॉप इंटरक्रॉपिंग करना पड़ेगा, यानी दोनों आपके जो फसल है उन पे प्रभाव पड़ेगा, या जो आप फलों का उत्पादन कर रहे हैं, तो फूलों का और कौन कौन से जो जीव हैं उनकी पॉलिनेशन में अहम रोल अदा करते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप बोला जी, जैसे कुछ एजेंट, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अभी जो ये जो पॉलिनेटर जो मैं बोला जो एजेंट होता है ना, जी। वो बहुत सारी चीज में अट्रैक्ट होता है। जैसे फीमेल फ्लावर में एक तो फीमेल फ्लावर में एक तो होता है उसको कलर,
जो हमारा फूल का जो पेटल का कलर जो देखेंगे ना, वो कलर देख के अट्रैक्ट होते हैं। एक होता है उसका नेक्टर, उसके अंदर से नेक्टर छोड़ते हैं, फिर जाता है मधुमक्खी तो आम तरह से नेक्टर खाने के लिए जाता है। जी जी। फिर तीन नंबर होता है जो आपका कुछ फ्लेवर, कुछ सेंट वहाँ फूलों से आता है, उससे अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह आप देखोगे जो अलग अलग एजेंट का अलग अलग कुछ एजेंट होता है जो अच्छा वाला जो सेंट होता है, खुशबू, उसमें जाता है जी। कुछ एजेंट होता है जो आपका मतलब ये जो फ्लेवर बने सेंट जो होता है ठीक नहीं है, मतलब कोई बदबू वाला, तो उसमें जाता है। जैसे कि मैं देखा जो आमतौर से हाउस फ्लाई देखेंगे ना, हाउस फ्लाई थोड़ा बदबू वाला फ्लावर जो क्रॉप उसमें देते हैं तो उसके साइड में चला जाता है। तो इसी तरह डिफरेंट एजेंट का अट्रैक्टिव, सबकी अपनी अपनी अहम भूमिका है। कोई कलर देख के जाता है जी। जैसे कि आप ऑर्किड देखोगे, मैं तो चलो अभी सेब का फलों का चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो ऑर्किड देखोगे तो ऑर्किड में डिफरेंट टाइप ऑफ आप देखोगे ऑर्किड जो उसमें कुछ कभी कभी कुछ जानवर, कुछ दूसरा शेप भी हो जाता है ना, तो वो एनिमल्स भी उसके तरफ अट्रैक्ट करता है कि भाई ये इसको मैं अटैक करूंगा, बा इसके साथ कभी कुछ रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी चला जाता है, फिर उसके परागण कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर के प्रमाणिक जी, समय कम है और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो परागण का प्रबंधन करना है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग हमारे बागवान भाइयों को दी जाती है? अगर दी जाती है तो कहाँ दी जाती है, समय क्या रहता है, कोई प्रिंट मटेरियल मिलता है या नहीं मिलता है? तो ये थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। हम तो बोलेंगे ही, हमारा जो इंस्टीट्यूट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला में हम ट्रेनिंग देते हैं जो बागवान भाइयों को बाडिंग, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, इसी तरह पॉलिनेशन मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है, क्योंकि कीवी में मेल और फीमेल फ्लावर अलग है, तो मेल फ्लावर से कैसे लेकर फीमेल फ्लावर को हैंड पॉलिनेशन, तो इसी तरह हम ट्रेनिंग हमारा पास चलता है। लेकिन ट्रेनिंग का होना चाहिए, इसको कार्यक्रम को पहले जैसे फ्लावरिंग हो गया फिर ट्रेनिंग लेकर फायदा नहीं होगा, उससे आगे दो बाद में दो, जो सीख के फिर उसको करे, मतलब मेन होगा जो पहले दे दो, फिर उसका वो अप्लाई कर पाएंगे जी। बाकी जो डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर बा डॉक्टर वाइस परमान यूनिवर्सिटी, हमारा हॉर्टिकल्चर पालमपुर यूनिवर्सिटी, ये लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, फार्मर्स को देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। डॉक्टर के प्रमाणिक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को आपने दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से और आपसे चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।